हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं शिवा पांडे और नॉलेज विद शिवा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं अंक गणित। और अंक गणित में अपना पहला टॉपिक नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति का आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 1, संख्या पद्धति का बिल्कुल बेसिक। और ये जो अंक गणित है यह आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और नंबर सिस्टम ही अंक गणित का बेसिक होता है, न्यू होती है। इसी के माध्यम से हम लोग आगे की तैयारी कर सकते हैं अपनी संख्या पद्धति को कंप्लीट करके। अब बच्चों, इसके बाद संख्या पद्धति के बाद अगले चैप्टर्स देखेंगे। अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद शिवा को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर बच्चों आप हमारे साथ ऑफलाइन माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी ऑफलाइन संस्था स्टार नवोदय कोचिंग में आकर आप हमसे डायरेक्ट माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे कि अपना जो पार्ट था संख्या पद्धति, संख्या पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण शब्द या उनको परिभाषाएं बोल सकते हैं, तथ्य बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं उनको। सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं अंक, अंक क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को अंक कहते हैं। हमारी संख्या पद्धति अथवा दार्शनिक प्रणाली में यही 10 अंकों का प्रयोग होता है। बच्चों, इन्हीं 10 अंकों के सहारे से हम लोग किसी भी प्रकार की संख्या का निर्माण कर सकते हैं। इन 10 अंकों से अंकगणित की सभी संख्याएं इन्हीं अंकों के सहारे बनती हैं। इन अंकों से हम कई प्रकार की संख्याएं बना सकते हैं। जैसे लिख दें 642, तो इन्हीं अंकों का प्रयोग हुआ, इन्हीं 10 अंकों का। 5400, 5409, 3721, 6, 987502, ये सब जो संख्याएं बन रही हैं इसमें सिर्फ इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग हो रहा है। और ये 10 अंक कौन कौन हैं? 10 अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 व 9 है बच्चों। तो उम्मीद है कि आप अंक समझ गए होंगे। अंक क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को अंक कहते हैं। और यही पूरी अंक गणित का ही निर्माण करते हैं। इन्हीं से ही अंक बनते हैं। अंक गणित में सभी संख्याएं इन्हीं के सहारे बनती हैं। अब प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या होती है बच्चों? प्राकृत संख्या जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं को गिनने में किया जाता है उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या किन्हें कहते हैं? जिन संख्याओं जिनका प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं और इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृत संख्याएं 1 से चालू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये अनंत तक जाती हैं। अंक क्या होते हैं? अंक 0 से 9 तक होते हैं। और प्राकृत संख्या कहाँ? 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं। इसको कहते हैं प्राकृत संख्या और इसे डिनोट करते हैं कैपिटल N से बच्चों। प्राकृत संख्या के बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या क्या होती है? तो पूर्ण संख्या देखेंगे तो पूर्ण संख्या, होल नंबर्स, सबसे पहली चीज इसे W से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृत संख्या के समूह में 0 को शामिल कर देने पर पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। प्राकृत संख्या का समूह था जो 1 से चालू हो रहा था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और यहाँ पर पूर्ण संख्या का समूह 0 से प्रारंभ हो जाता है और अनंत तक जाता है। इसे पूर्ण संख्या कहते हैं और इसको W से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्या, अगर सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछी जाए तो 0 होगी। अब बच्चों इसके बाद आता है अपना पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं दोनों सम्मिलित हों, उन्हें पूर्णांक कहते हैं। जो संख्याएं ऋणात्मक हों और धनात्मक हों, उन दोनों संख्याओं के समूहों को क्या कहते हैं बच्चों? उनको पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक से धनात्मक तक जो समूह बनेगा उस समूह को पूर्णांक कहेंगे, वो समूह पूर्णांक कहलाता है। तो देखिए बच्चों, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसको क्या कहते हैं? माइनस से प्लस तक जो भी जा रहा है, ऋणात्मक हो और धनात्मक हो, दोनों हो, उसको कहेंगे पूर्णांक।
अब पूर्णांक के बाद बच्चों देखेंगे सम संख्या। पूर्णांक के बाद है सम संख्या। सम संख्या इवन नंबर्स क्या होती हैं? तो ये तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हों, जिसमें 2 का भाग चला जाए उन्हें सम संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं में 2 का भाग चला जाए उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, ये लिखा है 256। अब ये 256 में क्या 2 का भाग जा रहा है? देख लिया जाए। 2 एक कम 2, 1 यहाँ पर, और ये 2, और फिर 5, 2 दूनी 4, और 1 और ये 6, और 2 अट्ठे 16, तो ये कट गया आपका। तो यहाँ से आपको पता चल गया ये 256 2 से विभाजित है। तो इस प्रकार से सभी चेक कर सकते हैं कि जो संख्या 2 से विभाजित हो रही हो वो सम संख्या होगी। या तो आप एक चीज़ देख लीजिए जिसके लास्ट में आपको 2, 4, 6, 8 और 0 मिल जाए। जिस संख्या के लास्ट में आपको 2, 4, 6, 8 और 0 मिल जाए वो संख्या सम संख्या होगी। सम संख्या कैसे पहचानेंगे? 2, 4, 6, 8 और 0 मिल जाए जिस संख्या के अंत में, तो वो संख्या आपकी सम संख्या होगी। ठीक है बच्चों, अब आप समझ पा रहे होंगे। और विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो, मतलब वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। 2 से विभाजित हो रही हैं तो सम संख्या कहेंगे, 2 से विभाजित नहीं हो रही हैं तो उन्हें विषम संख्या कहेंगे बच्चों। अब देखिए 3, 5, 7, 9, 11, 17, ये 479, 765, 679, इनको सबको क्या कहेंगे? विषम संख्याएं। विषम संख्याओं में 2 से भाग देने पर एक शेष बचता है। जो भी विषम संख्या होगी अगर उसमें आप 2 से भाग देंगे तो उसमें एक शेष बचेगा। ठीक, तो विषम संख्या अब आप पहचान पा रहे होंगे कि विषम संख्या क्या होती है। सम संख्या क्या होती है? 2 से पूरी तरह कट जाती है, और विषम संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है। सम संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है और विषम संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है। तो बच्चों आप यहाँ पर अब सम और विषम ये दोनों चीज़ें समझ गए होंगे। ये सम क्या है और विषम क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। अगले में लिखा है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। कि ये भाज्य संख्या क्या होती है, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, और अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो देखिए भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्या का वे सभी संख्याएं जो एक स्वयं और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब जो एक से भी कटे और खुद से भी कटे तथा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे सबसे पहले आप देख रहे हैं 4। तो बच्चों ये जो 4 है ये 1 से कटा, फिर इसके बाद ये 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। जैसे अब आप देखेंगे अगला उदाहरण इसका 12, 1 से कट रहा है, 2 से, 3 से भी 12 विभाजित है, 4 से, 6 और 12 खुद 12 से भी विभाजित है। तो बच्चों 4 और 12 इस प्रकार से इसके भी अनेकों उदाहरण हैं। तो जो खुद से कटे, 1 से कटे उसे कहते हैं अभाज्य, और जो 1 से कटे और खुद से कटे और कई अन्य दूसरी संख्याओं से भी कटे उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भाज्य संख्या। देखिए यही लिखा है परिभाषा में, जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य है। जो स्वयं से विभाज्य, जो वे सभी संख्याएं जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हों उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आप समझ गए होंगे भाज्य संख्या किसे कहते हैं। इसको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है समझना। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। भाज्य संख्या के बाद अभाज्य संख्या, वे सभी संख्याएं जो एक से या स्वयं से विभाजित हों, मतलब खुद से कटें या तो एक से कटें, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। और इसी में लिखा है किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, मतलब क्या? किसी दूसरी संख्या से वो संख्याएं विभाजित ना हो उसे कहते हैं अभाज्य संख्या।
वे सभी संख्याएं जो 1 से कटें या स्वयं से कटें उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे पहला उदाहरण है 2, 2 किससे कट रहा है? 1 से कट रहा है और 2 से कट रहा है। फिर है 11, 1 से कट रहा है और 11 से कट रहा है। ये ऐसी स्वयं से कटेंगी या तो 1 से कटेंगी, उन्हें कहते हैं अभाज्य संख्या। स्वयं से और 1 से कटने वाली अभाज्य संख्याएं। और भाज्य संख्याएं वे सभी संख्याएं जो 1 से भी कटें, स्वयं से भी कटें व अन्य सभी संख्याओं से कटें। या इसको दूसरी भाषा में हम लोग बोल सकते हैं, भाज्य संख्या को दूसरी परिभाषा कर कहें तो इसको लिख सकते हैं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड संभव हों, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड संभव हों उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। जिसके 2 से अधिक गुणनखंड संभव हों उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड संभव हों, जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड संभव हों, जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड संभव हों उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और जिसके 2 से अधिक गुणनखंड संभव हों उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब बच्चों बारी आती है सह अभाज्य संख्या। किसकी? सह अभाज्य संख्या कि ये सह अभाज्य संख्या क्या होती है। तो देखते हैं सबसे पहले सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स जब 2 संख्याओं का मासा 1 हो तो वे दोनों सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब जिन 2 संख्याओं का अगर कोई आपको जोड़े में संख्याएं दी गई हैं और आप उनका मासा निकाल रहे हैं, अगर उनका मासा 1 है तो वे सह अभाज्य संख्याएं हैं। अगर उनका मासा 1 नहीं है तो सह अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी बच्चों। ठीक है, पहला उदाहरण आप देख रहे हैं 4, 9, दूसरा 2, 7, तीसरा 7 और 11। तो सबसे पहले 4 और 9 का मासा निकालेंगे तो 4 का भाग 9 में देंगे तो 4 दूनी 8, ये बचा 1। और इस 1 का भाग 4 में देंगे तो 1 चौको 4, कट गया। तो बच्चों इसका मासा क्या आया? इसका मासा आया 1। जब इसका मासा 1 आ गया तो ये सह अभाज्य संख्या है। फिर लिखा है 2 और 7, तो 2 का भाग 7 में देंगे तो 2 तिरका हो जाएगा 6। इस 1 का भाग 2 में देंगे तो 1 दूनी 2, कट जाएगा। इसका भी मासा आपका क्या निकल के आया है? 1 निकल के आया है। तो 2 और 7 भी अभाज्य संख्या हो जाएगी। ये 7 और 11, तो 7 भाग 7 1 कम 7, 11 में 7 घटाएंगे 4 और ये 7, 4 1 कम 4, ये बचा 3। इस 3 का भाग 4 में देंगे तो 3 1 कम 3, ये 1 और ये 3, 1 तिरका 3, कट जाएगा। तो बच्चों इसमें भी आपका मासा क्या निकल के आ रहा है? 1 निकल के आ रहा है। तो ये भी क्या है? ये भी आपकी सह अभाज्य संख्या है। तो बच्चों यहाँ से आप सभी लोग समझ पा रहे हैं सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। वे सभी संख्याएं जिनका मासा 1 हो, वे सभी संख्याएं जिनका मासा 1 हो उनको सहभाज्य संख्या कहते हैं। अब बच्चों सहभाज्य संख्याओं के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसी से संबंधित संख्याओं के कुछ दूसरे महत्वपूर्ण तथ्य देखें। दूसरे महत्वपूर्ण तथ्य में सर्वप्रथम बड़ी संख्या, जैसे जितने अंकों की बड़ी संख्या लिखना हो उतने ही 9 लिखेंगे। जितने अंकों की बड़ी संख्या लिखनी हो उतने ही 9 लिखेंगे। सबसे पहले कह रहा 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो होती 9। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या है 9। 9 लिख दीजिए, वही सबसे बड़ी है 1 अंक की। क्यों? अगर सबसे छोटी कहेंगे तो 1 होगी और सबसे बड़ी 9। अगर 10 भी तो कुछ लोग कह सकते हैं कि 9 के आगे तो 9 से बड़ा तो 10 है, 9 से बड़ा तो ये 10 है। लेकिन क्या ये 10 1 अंक का है? नहीं, 10 में 2 अंक हैं, इसलिए 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो बनी वो 9 बनी आपकी। ठीक है, फिर 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या वो 99, मतलब उतने ही 9 लिख देने हैं बस आपको, जितने अंक की संख्या कह रहा है आपसे। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 3 बार 9 लिख देना है, आंसर आ जाएगा आपका। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 4 बार 9 लिख देना है। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 5 बार 9 लिख देना है। मतलब जितने अंक की सबसे बड़ी संख्या कहे आपसे उतने ही आपको 9 लिख देने हैं, बस आपका आंसर सामने आ जाएगा।
तो बड़ी संख्या जब पूछा आपसे तो आपने उतने ही 9 लिख दिए। और पर लेकिन क्या यहाँ पर भी आप एक क्रॉस क्वेश्चन बना सकते हैं। ये 100 अगर जाएंगे तो ये बच्चों 100 में 3 अंक हैं, जबकि ये 2 अंक की पूछी गई। 2 अंक की संख्याओं का यही रूल है कि उनसे बड़ी संख्या, अब 2 अंक में 99 से बड़ी कोई संख्या नहीं मिलेगी आपको। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न अपना। छोटी संख्या, अब क्या देखना है अपने को, छोटी संख्या। छोटी संख्याएं क्या होती हैं? छोटी संख्या कह रहे जितने अंकों की छोटी संख्या लिखनी हो, एक पर उसे एक कम शून्य होगा, मतलब एक के बाद उससे एक कम शून्य लगा देंगे तो वो सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। तो एक अंक की जो सबसे छोटी संख्या होती है बच्चों 1 होती है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1। और फिर 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 होती है। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 होती है। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 10,000 होती है। और 6 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 लाख होती है। मतलब देखिए जितने अंक कह रहा उसके बाद जीरो लगा रहे हैं, पर एक कम करके उससे लगाना है। उतने बार आपको जीरो तो लगाना है, पर जीरो एक कम करके लगाना है। अगर आपने जीरो एक कम करके लगा दिया तो आप अपना आंसर निश्चय ही बिल्कुल सही करेंगे। जैसे 2 अंक पूछे गए थे आपसे, सबसे पहले 1 अंक की तो ये तो 1 रहेगा, सबको पहले ही बता दिया। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1 के बाद एक कम जीरो, तो मतलब सिर्फ 1 जीरो लगेगा, तो ये 1 जीरो लगा है। इधर आपसे 3 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछी गई है, तो यहाँ पर सिर्फ 1 कम करेंगे 2 अंक आएंगे, 2 जीरो लगेंगे। यहाँ पर 4 अंक की पूछी गई, 1 कम करेंगे 3, तो 3 जीरो लगे 1 के बाद। यहाँ 5 अंक की कहा तो 1 के बाद 4 जीरो लगे हैं। 6 अंक की कहा तो 1 के बाद 5 जीरो लगे हैं। मतलब जीरो लगाने हैं पर उससे 1 कम कर देना है। अगर 1 कम कर दिया तो निश्चय ही आपने अपना उत्तर भी प्राप्त कर लिया। अब बारी आती है कुल संख्या की। बारी कुल संख्या की आती है कि कुल संख्याएं क्या होती हैं। लिखा है कुल संख्या, तो कुल संख्या लिखने के लिए 9 के बाद उससे एक कम शून्य लिखेंगे। 9 के बाद शून्य तो लिखेंगे पर उससे एक कम शून्य लिखेंगे। अब जैसे आपसे कह रहा है 1 अंक की कुल संख्या, तो 1 अंक की कुल संख्या तो सबको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही सभी 1 अंक की कुल संख्याएं हैं। तो 1 अंक की कुल संख्या बनी जाके 9। 2 अंक की कुल संख्याएं जो होंगी वो बच्चों आपकी कहाँ से प्रारंभ होंगी? 10 से, और कहाँ तक जाएंगी? 10 से ये 99 तक आपकी 2 अंक की संख्याएं होंगी सारी। 10 से 99 तक आपकी सभी संख्याएं सिर्फ 2 अंकों की होंगी। तो 2 अंकों की जो कुल संख्याएं होंगी वो आपकी 90 होंगी। और 3 अंकों की जो संख्याएं बनेंगी वो आपके 99 के बाद 100, और 100 से 999 तक 3 अंकों की संख्याएं होंगी आपकी, जो कि 900 होंगी। और फिर इसके बाद आपकी 1000 से 9999 तक आपकी 4 अंकों की संख्या होंगी, जो कि 9000 होंगी। और 5 अंकों की संख्या के लिए 9 के बाद 4 जीरो। मतलब देखिए जैसे ही छोटी संख्या का नियम था उसी प्रकार कुछ कुल संख्या का नियम है। कुल संख्या के नियम के लिए वहां पर छोटी संख्या में 1 था और बड़ी संख्या में 9 है। शून्य लगाना है पर उससे 1 कम शून्य लगाना है। तो 1 अंक की कुल संख्या जो है वो 9 है। 2 अंक की कुल संख्या 90, 3 अंक की कुल संख्या 900, 4 अंक की 9000, 5 अंक की 90000। तो 1 अंक में 1 कम देंगे, जीरो आएगा तो कोई काउंटर नहीं होता है। 2 में 1 घटाएंगे 1 आएगा, 1 जीरो लगा दिया। फिर 3 है तो यहाँ 2 जीरो, 4 है तो यहाँ 3 जीरो, 5 है तो यहाँ पर भी 4 लगा दिए बच्चों। ठीक है, उम्मीद है कि आप ये कुल संख्या, बड़ी संख्या और छोटी संख्या समझ पाए होंगे। अब देखते हैं बहुत ही अपना महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है स्थानीय मान। क्या है? प्लेस वैल्यू। किसी संख्या में किसी अंक से जो संख्या निरूपित होती है, किसी संख्या में किसी अंक से जो संख्या निरूपित होती है वही उसका स्थानीय मान कहलाती है। स्थान परिवर्तन से अंकों के स्थानीय मान में भी परिवर्तन होता है। जैसे 763 में अंक 7, 6, 3 का स्थानीय मान क्रमशः 700, 60 व 3 है।
तो बच्चों 7 का स्थानीय मान, जैसे ही अब आपको लोगों को स्थानीय मान निकालने का तरीका पता होगा, स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, जैसे लिखा है 763। अब इसमें 7 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 7 लिखेंगे गुणते 1 और 7 के बाद 2 अंक हैं तो 2 जीरो लगाएंगे तो ये 700 हो जाएगा। फिर 6 है तो लिखेंगे 6 गुणते 1 और 6 के बाद 1 जीरो है तो 1 जीरो लगाएंगे तो ये 60 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 गुणते 1 लिखेंगे तो यहाँ पर ये 3 हो जाएगा बच्चों। तो बिल्कुल यही लिखा है 760 और ये 3। ठीक है, ये इसके क्या होगा, स्थानीय मान होगा। 760 और 3 ये इसके स्थानीय मान है। जैसे आपसे हम पूछ लें 1096, इसमें 1096 में जीरो का स्थानीय मान ज्ञात करें। तो जीरो का स्थानीय मान अगर आपसे कभी पूछा जाए तो वो हमेशा जीरो ही रहेगा। जीरो का स्थानीय मान सदैव जीरो ही रहता है। और इस 9 का स्थानीय मान पूछा जाए तो 9 गुणते 10 करेंगे 90 हो जाएगा। इस 6 का स्थानीय मान 6 गुणते 1 करेंगे 6 रहेगा। और इस 1000 का स्थानीय मान निकालने के लिए 1 में 1000 का गुणा कराएंगे तो ये 1000 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 1000 आ जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं अपना अंकित मान। अंकित मान क्या है, स्थानीय मान समझ गए, और इसके जब सवाल करेंगे तब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अब इस सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, प्रैक्टिस सेशन अभी इसका रखा जाएगा नेक्स्ट पार्ट में। अंकित मान फेस वैल्यू करा, किसी संख्या में किसी भी अंक का अंकित मान वही अंक होता है। किसी भी संख्या में किसी भी अंक का अंतिम मान, अंकित मान वही अंक होता है जो अंक दिया जाए। ठीक है, अंकित मान क्या होता है, वही अंक होता है जो दिया जाए उसको। ठीक है, स्थान परिवर्तन से अंकों के अंकित मान में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 5, 7, 6 में 5, 7 व 6 का अंकित मान क्रमशः 5, 7, 6 है। ये 5, 7, 6 है, इनमें 5, 7, 6 का अगर अंकित मान पूछेगा तो 5, 7, 6 ही रहेगा। 6 का अंकित मान 6, 7 का अंकित मान 7, मतलब जो दिख जाए। फेस का मतलब चेहरा, और जो दिख जाए चेहरा बस वही उसका अंकित मान है। जैसे 7 दिख गया तो 7 का अंकित मान 7, 12 दिख गया तो 12 का अंकित मान अंकों का होता है, संख्याओं का नहीं। जैसे 12 है तो यहाँ पर आपसे 2 का अंकित मान पूछेगा, 1 का अंकित मान पूछेगा। जैसे लिखा है 9, 8, 7, 4, यहाँ पर 6 अंकित मान, 6 का अंकित मान 6, 7 का अंकित मान 7, 8 का अंकित मान 8 और 9 का अंकित मान 9 रहेंगे। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे और समझ गए होंगे। अब इसके बाद दिख रहा है आपको सबसे छोटी संख्याओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। संख्याओं से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ तथ्य आपको दिए गए हैं। सबसे छोटी सम संख्या पूछी गई, तो सबसे छोटी सम संख्या जो होती है बच्चों आपकी 2 होती है। सबसे छोटी विषम संख्या वो 1 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, और प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं, इसीलिए प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अब यहाँ पर अभाज्य संख्या की बात आ गई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2। एकमात्र सम अभाज्य संख्या, तो सम भी है और अभाज्य भी है, वही आपका 2 है। 2 सम भी है और 2 अभाज्य भी है, क्योंकि 2 के सिर्फ 2 गुणनखंड संभव हैं। 2 के कौन कौन से गुणनखंड संभव? पहला 1 और दूसरा 2, तो इसलिए ये एकमात्र सम और अभाज्य, दूसरी कोई भी सम संख्या ऐसी नहीं मिलेगी जो अभाज्य हो। ठीक है, पर लेकिन सभी विषम संख्याएं अभाज्य नहीं होती हैं। अब ये नहीं आप कह सकते हैं कि सम संख्याएं बस अविषम, सभी विषम अभाज्य होंगी। कुछ विषम संख्याएं अभाज्य होती हैं, जैसे 17 है और 15 है, दोनों विषम संख्याएं हैं, पर लेकिन ये 17 आपकी अभाज्य संख्या है और 15 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। जबकि 15 विषम है परंतु अभाज्य नहीं है। इस केस में 15 के गुणनखंड देख लेंगे तो सबसे पहले 1 से कटेगा, 3 से, 5 से और 15 से, ये 4 तो इसके फैक्टर निकाला है। 17 1 और 17 से कट रहा है सिर्फ, तो ये 1 और 17 हो गए इसके। समझ गए होंगे। अब 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं 15 होती हैं।
51 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो 51 से 100 तक अभाज्य संख्याएं आपकी 10 होती हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो वो कुल आप 25 बता देंगे। 15 ये और 10 ये, 15 10 25। तो ये संख्याओं से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ तथ्य ये आपको सीधे रट लेने हैं। ठीक, ये आपको इसमें समझना क्या है, अगर आप परिभाषाएं सही से समझ चुके हैं कि तो ये आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा। परिभाषाओं के उदाहरण जिस समय आप कर रहे होंगे तो बिल्कुल उसी से ही ये उसका एक निचोड़ है ये। अब आते हैं महत्वपूर्ण सूत्रों की तरफ से। सूत्र है प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्राकृत संख्याएं क्या बताई थी? 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक, ये प्राकृत संख्याएं बताई थी। प्राकृत संख्याओं का योगफल का सूत्र होता है n ब्रैकेट n प्लस 1/2, n ब्रैकेट n प्लस 1/2। n का मतलब यहाँ पर नंबर्स है। अब कह दो प्राकृत संख्याओं का डिनोट आपने बताया था इसे n से प्रदर्शित करते हैं, वो n है क्या? नहीं, उसके लिए हमने कैपिटल N बताया था। प्राकृत संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए कैपिटल N का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर प्राकृत संख्याओं के योगफल में जो सूत्र प्रयोग हो रहा है वो स्मॉल n है, स्मॉल n ब्रैकेट स्मॉल n प्लस 1/2। पहला क्वेश्चन है कर आप प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो प्रथम 30 दिया गया, तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या है? n की वैल्यू, n मतलब नंबर्स कितने हैं? टोटल 30 हैं। तो ये हो जाएगा 30 ब्रैकेट में 30 प्लस 1/2। तो ये हो जाएगा आपका 30, 30 में 1 जोड़ेंगे 31/2, 2 से जब 30 को काटेंगे हो जाएगा 15। अब गुणा करा दीजिए आप, 15 एकम 15, 15 तिरका 45, 1 46। तो क्या आ गया? 465 इसका आंसर आ गया। तो प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या बना? 465। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 से 25 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो प्राकृत संख्याओं के योगफल का फार्मूला भी बताया आपको, n ब्रैकेट n प्लस 1/2। 1 से 25 तक की प्राकृत संख्याएं, तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या पता चल गई आपको? 25। तो n की जगह 25 लिख दीजिए। 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26/2, 2 से 26 को काट दीजिए 13, 13 पचे 65 होता है, 13 दूनी 26 और 26 में जब 6 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा आपका 32, तो 325 हो गया। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ रहे होंगे आप। फिर इसके बाद 40 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। कितनी? 40 तक की। तो 1 से 40, तो n की जगह यहाँ पर फार्मूला क्या बताया प्राकृत संख्याओं के योग का? n ब्रैकेट n प्लस 1/2। तो n बराबर क्या है? 40। तो ये हो जाएगा आपका 40 गुणते 41/2। 2 से 40 को जब काटोगे तो ये हो जाएगा 20। अब 41 का गुणा 20 में कराओगे तो ये 820 आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए बच्चों आप? उसी फार्मूले के प्रयोग से ये सब सवाल हल हो रहे हैं। वरना ये आप थोड़े, अगर प्राकृत संख्याओं का योग है तो आप ऐसे भी कर सकते थे, 1 2 3 सबको जोड़ते, इसमें आपका काफ़ी समय लग जाता 25 तक जोड़ने में। तो वहाँ पर आपको हर परीक्षा में आपको समय बचाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जिसने समय बचा लिया, जिसने समय की वैल्यू समझ ली, वो हर प्रश्न को कर ले जाएगा। यही जीवन का भी सार है, जिसने समय को समझ लिया वो हर सफलता पा सकता है बच्चों। आगे देखिए, आगे आपका प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल जो होता है उसका फार्मूला n ब्रैकेट n प्लस 1 2n प्लस 1/6। अगर इसको हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे याद करेंगे, तो इसको याद करने का तरीका है स्मॉल n ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट n प्लस 1 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, फिर दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 6, या बोल सकते हैं n ब्रैकेट n प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 1/6। इस प्रकार से इसको याद करेंगे। कुछ बच्चों को इस फार्मूले को याद करने में समस्या होती है, तो उनके लिए यहाँ पर वीडियो आप पॉज करके दोबारा देख सकते हैं। ठीक, क्या? n ब्रैकेट n प्लस 1 2n प्लस 1/6।
फिर इसमें एक आपको पहला प्रश्न है, इसका एग्जाम्पल, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करिए। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करिए। तो यहाँ पर n का मान कितना है, n का मान है 10। फार्मूला है n ब्रैकेट n + 1 2n + 1/6। तो n की जगह यहाँ पर आप लिखेंगे 10, ब्रैकेट लगाएंगे 10 + 1, फिर ब्रैकेट लगाएंगे 2 गुणते 10 + 1 बटे 6। तो हो जाएगा 10, 10 में 1 जोड़ देंगे 11 गुणते 2 का गुणा 10 में कराओगे 20, 20 में 1 जोड़ेंगे 21 बटे 6। 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 सते 21, 2 से जब 10 को काटेंगे तो हो जाएगा 5, और 11 का गुणा 5 में कराएंगे तो 55, और इसी में 7 का गुणा, 7 पना 35 होता है, 7 पना 35 और 3 हासिल का 38, तो 385 इसका आंसर आ जाएगा योगफल। तो मतलब 1 से 10 तक के जब वर्गों को जोड़ेंगे तो उसका आंसर आपको मिलेगा 385। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करें। तो वर्गों के योगफल का फार्मूला क्या है, n ब्रैकेट n + 1 दूसरे ब्रैकेट में 2n + 1/6। तो n की जगह क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे सबसे पहले। तो नंबर्स आपको दिए गए हैं वो हैं 15। तो ये हो जाएगा 15 ब्रैकेट 15 + 1 दूसरे ब्रैकेट में 2 गुणते 15 + 1 बटे 6। तो ये 15 गुणते 15 में 1 जोड़ोगे 16, 15 29 1 31 बटे 6। अब 6 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, और 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 8। फिर 3 से इसको काटेंगे तो 3 5 15, 8 5 40 होता है, और 31 में गुणा करा देंगे 40 का, तो ये 4 और 4 तिरका 12, 1240 आपका आंसर आ जाएगा। तो 15 तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 1240। आगे अगला प्रश्न है, कह रहा प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात करें। घनों के योगफल का फार्मूला होता है बच्चों n ब्रैकेट n + 1/2 का होल स्क्वायर। घनों के योग, घन जानते हैं, जैसे प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घन, तो 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन और 5 का घन। घन में संख्याओं का 3 बार गुणा कराते हैं। कितनी बार कराते हैं, 3 बार। तो ये अगर इस बेसिक कॉन्सेप्ट से करेंगे तो ये तो काफ़ी बड़ा बन जाएगा, इसीलिए आपको ये फार्मूले बताए जाते हैं। तो n की जगह क्या लिखेंगे, नंबर्स दिए गए हैं आपको 5, 5 प्राकृत संख्याएं, 5 नंबर दिए गए हैं। तो n की जगह लिख दीजिए 5 ब्रैकेट में 5 + 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। तो ये 5 गुणते 5 6 बटे 2 का होल स्क्वायर। 2 से 6 काटेंगे 3 का 5 तिरका 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 225। फिर कह रहा प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल। तो घनों के योगफल का फार्मूला भी आपको बताया है, n ब्रैकेट n + 1/2 का होल स्क्वायर। अगर इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, n ब्रैकेट n + 1/2 का होल स्क्वायर, n ब्रैकेट n + 1/2 का होल स्क्वायर, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। तो प्रथम 10 है तो n की जगह लिखेंगे बच्चों 10 गुणते n + 1, 10 में 1 जोड़ेंगे 11 बटे 2 का होल स्क्वायर। 2 से 10 को काटेंगे तो 5, 11 5 55। अब 55 का स्क्वायर जब निकालेंगे तो 55 का स्क्वायर होता है 3025। एक दिन आपको वर्ग निकालने, बिल्कुल छोटे तरीके से वर्ग निकालने की क्लास ली जाएगी, उसमें आपको बताएंगे कि हमने 55 का इतनी जल्दी कैसे बता दिया कि होता है 3025। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। सम संख्याओं के योगफल का फार्मूला होता है n ब्रैकेट n + 1। तो n मतलब यहाँ पर नंबर्स ही हैं। तो प्रथम 10 सम संख्याएं, 10 सम संख्याएं कौन कौन सी हैं, सबसे पहली 2 4 6 8 10, ऐसे डॉट 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 10 सम संख्याएं लिखनी है। उन सम संख्याओं को जोड़ना है, फिर हल करना है, तब आंसर आएगा। तो इतना करने में आपको बहुत ही समय लग जाएगा। उससे बचने के लिए ये फार्मूले आपको बताए गए। फार्मूला क्या है, फार्मूला n ब्रैकेट n + 1/2। n की जगह हम लोग लिख देंगे 10, 10 में 1 जोड़ेंगे 11, 11 दाम 110,
बस हल हो गया, ये आंसर आ गया इसका 110। समझ गए होंगे बच्चों आप लोग। अब देखिए प्रैक्टिस के माध्यम से कुछ प्रश्न करते हैं। कर 50 तक सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। और दूसरा क्वेश्चन है प्रथम 30 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। अगर 50 तक कहा है तो बच्चों यहाँ पर ये दोनों सवाल अलग अलग सवाल हैं। कहोगे कैसे सर? अब यहाँ पर आपको इनकी लैंग्वेज समझनी है, इनकी भाषा समझनी है कि ये दोनों सवाल हैं तो वर्गहीन का इनकी सम संख्याओं का योगफल ही ज्ञात करना है इनमें, पर लेकिन ये दोनों प्रश्न अलग अलग कैसे हैं, वो अलग अलग कैसे हैं ये अब आप समझेंगे। कह रहा 50 तक सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। अब 50 तक सम संख्याएं जैसे हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें आपको कुछ सम संख्याएं मिल रही हैं और कुछ विषम संख्याएं मिल रही हैं। तो देखिए जो हमें सम मिल रही हैं उनमें हम सर्कल बना रहे हैं। 2 सम मिली, 4 भी सम मिल रही है, 6 भी सम मिल रही है, 8 भी सम मिल रही है और 10 तक लिखने में आप देखिए आपको ये 5 सम संख्याएं मिली हैं और 5 विषम संख्याएं मिली हैं। तो यहाँ से आपको पता चला तो 50 तक कितनी सम संख्याएं मिलेंगी? तो 50 तक जो सम संख्याएं मिलेंगी वो मिलेंगी आपको 25। 50 तक सम संख्याएं जो मिलेंगी वो आपको मिलेंगी 25। अब बस यहाँ पे अपना फार्मूला लगा देना है। फार्मूला क्या था? फार्मूला था n ब्रैकेट n प्लस 1। तो 25 गुणते 26, 25 का गुणा जब 26 कराएंगे तो 650 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? 650। फिर अगले प्रथम 30, तो अब बस प्रथम 30 तो n का मान 30 है, तो हो जाएगा 30 गुणते 31, 930 आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। विषम संख्याओं के योगफल का फार्मूला जो होता है वो होता है n स्क्वायर, n का स्क्वायर। तो n मतलब 25, 25 का स्क्वायर, यहाँ पर n का मान आपको 25 दिया गया, तो 25 का स्क्वायर बच्चों 625 होता है। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा करना। आपको कुछ स्क्वायर 50 तक तो स्क्वायर सीधे याद ही कर लेने हैं, 50 तक आपको स्क्वायर याद कर लेने हैं और 15 तक आपको क्यूब याद कर लेने हैं। तो इससे क्या कैलकुलेशन आप बहुत ही जल्दी कर लेंगे। अगर जैसे आपको ये 50 का वर्ग 625 नहीं याद है तो यहाँ 25 का वर्ग 625 नहीं याद है तो आप 25 का गुणा 25 में करते आपको समय लगता है। यही समय आपको बचाना है। परीक्षा में एक एक सेकंड आपके लिए मूल्यवान होता है। अगला देखिए, कह रहा प्रथम 12 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें और नीचे लिखा है 75 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो देखिए पहले हम लोग समझेंगे 75 तक वाला कॉन्सेप्ट। जिसके लास्ट में तक लिखा हो तो वहां पर थोड़ा रुक जाना है, क्वेश्चन को समझना है। प्रथम में तो कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आपको मिल जाए तब वहां पर रुक जाना, थोड़ा समझ लेना कैसे करना है। इस प्रश्न को कैसे करना आइए देखते हैं। अब बारी आती है 75 तक। हमने आप लोगों को इससे पहले बता दिया था ये कि आधी सम संख्याएं होती हैं और आधी विषम। अब बारी आ गई है 75 की, तो 75 का तो आधा करना संभव नहीं है, अगर संभव है भी तो दशमलव में आएगा। ठीक, तो 75 का आधा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग 74 का तो आधा कर ही सकते हैं। 74 का जब आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 37, तो मतलब 37 सम संख्याएं मिल जाएंगी। और लास्ट में देखना ये जो 75 है ये खुद विषम है। 75 एक खुद विषम संख्या है। जब 75 खुद विषम संख्या है तो 37 में जब हम लोग 1 जोड़ेंगे, 37 में जब 1 जोड़ देंगे हम लोग तो क्या बन जाएगा अपना? तो हम लोगों का बन जाएगा 38। और जब 38 बन जाएगा तो 75 तक विषम संख्याएं जो बनी वो 38 बनी। तो n का मान यहाँ पर क्या आ गया? 38। मतलब आधी सम होती हैं आधी विषम होती हैं। तो आधा 75 से 1 कम किया 74, 74 का आधा 37, 37 में 1 75 आगे गए तो विषम मिला तो 38 हो गई। अब फार्मूला होता है n स्क्वायर, तो यहाँ पर 38 का स्क्वायर करेंगे तो 38 का स्क्वायर होता है 1444। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए 12 विषम संख्याओं का, तो 12 विषम का पूछा है n स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144, ये भी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है k के प्रथम n गुणजों का योगफल। k के प्रथम n गुणजों का योगफल होता है k गुणते n प्लस 1/2।
तो 3 के प्रथम 8 गुणजों का योगफल ज्ञात करना है, तो k की जगह 3 लिख देते हैं, n की जगह 8 लिख देते हैं, गुणते 8 में 1 जोड़ते हैं तो 9 आएगा बटे 2। 2 से 8 को काटेंगे 4 आएगा और 4 का गुणा 3 में 12 और 12 गुणा 9 में कराएंगे तो 108 आएगा। तो 3 के प्रथम 8 गुणजों का योगफल 108 रहा। 6 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल, तो इसका फार्मूला है k गुणते n प्लस 1 अपॉन 2। तो k का मतलब जिसके कह रहा है, किसके कह रहा है, 6 के, तो k की जगह 6। n का मतलब नंबर्स, तो 5 हैं तो 5 5 और 1 जोड़ के 6 बटे 2। 2 से 6 काट दिया 3, 5 ताई 15 और 15 छक्का 90। 13 के प्रथम 7, तो फार्मूला वही k गुणते n प्लस 1 अपॉन 2। k की जगह जिसके कह रहा है, किसके, 13 के, तो 13। n की जगह नंबर 7, 7 में 1 जोड़ा 8 बटे 2। 2 से 8 को काटेंगे 4 आएगा। 7 चौको 28, तो ये 28 और 13 का गुणा करा देंगे। 13 पचे 65, 13 8 104, 10 हासिल, 13 दून 26, 26 10 36, तो ये आ जाएगा 364। बच्चों उम्मीद है कि आपको ये हमारे सारे सवाल अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल नॉलेज विद शिवा को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल नॉलेज विद शिवा को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगने पर आप उसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।